बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने सेलुलर रेस्पिरेशन को आखिरी अख्ताम पर पहुंचाएंगे, जिससे हमारे साथ बहुत सारे एटीपी बनेंगे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमने सबसे पहले स्टेप को ग्लाइकालिसिस को डिटेल में बात की थी। ग्लाइकालिसिस से क्या हुआ था, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हुई थी। ग्लूकोज की स्प्लिटिंग 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में हुई थी, 3 कार्बन कंपाउंड। और हमने बात की थी कि जब कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होगी तभी हमारे साथ लॉट ऑफ एटीपीज़ आएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी ग्लाइकालिसिस में क्या हुआ था, सिर्फ 2 पायरिक एसिड बने थे, 3 कार्बन कंपाउंड बने थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, क्रिप साइकिल चली। क्रिप साइकिल से हमारे साथ NADPH आ गई और FADH2 आ गई। ठीक है, जो कि एसिमिलेटरी पावर्स हैं। अब उन्हीं एसिमिलेटरी पावर्स को हमने क्या करना है, उन्हीं से ATP को निकालना है। ठीक है, और उसके लिए क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलती है। सो काइंडली सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखा करें, तभी आपको कुछ समझ आती है। लास्ट में हमने कंक्लूजन पर बात करनी होती है, आप पहले से स्किप कर लेते हैं, आपको समझ भी नहीं आती और आप वो वीडियो पूरी भी नहीं देख पाते। तो इसीलिए जो MCQs होती हैं वो लास्ट में होती हैं और उसी MCQs के बेस पर आप फिर किसी भी टेस्ट को पास कर पाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, या हम उसे ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। एक पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें हमारे साथ जो NADH और FADH2 बने हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, या हमारे साथ लिंक रिएक्शन में, या ग्लाइकालिसिस में, उन सबको हमने इकट्ठा करना है और उन सब से क्या बनाना है, ATP बनानी है। ठीक है, सो NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होती हैं। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होती हैं, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, हमारे लिए एक ग्रेडियंट काज करती हैं, जिसे हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं, जो हमने डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, ये फ्लो करती हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। चलें देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं हमारे साथ। द फर्स्ट वन इज़ FMN, जो लास्ट में हमने पढ़ा हुआ है, फ्लेमिन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, FeS आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम्स मौजूद हैं, हमने बात की थी फोटो सिस्टम्स में सिर्फ एक ही साइटोक्रोम की बात की थी, B6F कम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। अगर आप देख लें तो मैंने एक सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ इलेक्ट्रॉन मूव भी इसी सीक्वेंस में करते हैं। साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A, एंड साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3। इसी तरह से ये हमारे साथ मूव करती रहती हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज UB क्विनोन। सो 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, FMN फॉर आयरन सल्फर, साइटोक्रोम्स, लॉट ऑफ साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, एंड द फोर्थ वन इज UB क्विनोन। अब बात करते हैं कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये मौजूद कहाँ पर होते हैं। तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस हुई थी साइटोप्लाज्म में और उससे बना था पायरुवेट। ठीक है, अब पायरुवेट ने जाना कहाँ था, एसिटाइल को एंजाइम A बनाना था। एसिटाइल को एंजाइम A बन गया मैट्रिक्स में क्या चला, क्रिप साइकिल चली। ठीक है, क्रिप साइकिल चली, जिससे NADPH बने और FADH2 बने। ठीक है, NADH बने और FADH2 बने। उसके बाद क्या होता है, आज जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहे हैं, ये हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन में होती है। ये हमारे साथ कहाँ पर होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये मौजूद होती हैं लाइक दैट। ठीक है, इसी तरह से ये मौजूद होती हैं। यहाँ से NADH2 क्या करेंगे, या FADH2 अपना ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आया इसी तरह हवाई यानी मेम्ब्रेन में डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद हैं, या इनके लिए कुछ ख़ास जगह हैं।
सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के लिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं, अपने अपने खाने मौजूद हैं जिसमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद हैं, ठीक है। सो वी हैव 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या काम क्या है, सबसे पहले उसके फंक्शन को देखते हैं। वो क्या करता है, वो NADH को क्या करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन उसकी करती है, ठीक है। और वहाँ पर भी एंजाइम मौजूद होते हैं जिसे हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या है, FADH2 को डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के ज़रिए से क्या करता है, उसकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है। या इसके साथ हमने क्रिब्स साइकिल में एक बात की थी जहाँ से FADH2 बना था, वहाँ एक एंजाइम हमने यूज़ किया था जिसे हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। यहाँ पर भी वो होगा, ठीक है। बाद में बात करते हैं डिटेल में कि किस तरह होगा। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या है, साइटोक्रोम B मौजूद है और साइटोक्रोम C1 मौजूद है, उसी के साथ साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंजाइम भी है, या इसे हम साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी इसे कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स 5 में क्या है, ATP सिंथेटेज एंजाइम इज प्रेजेंट, जहां से ATP बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से मौजूद हैं। ये तो हमने एंजाइम की बात की कि इनका काम क्या होगा, फंक्शन भी बात हुई, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 में हमारे साथ जो कैरियर मौजूद है वो FMN यानी फ्लेमिन मानो न्यूक्लियोटाइड है और आयरन सल्फर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में सिर्फ और सिर्फ आयरन सल्फर है। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड आयरन सल्फर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर एटम मौजूद हैं, 2 कॉपर एटम्स मौजूद हैं। अब कॉम्प्लेक्स 5 में क्या है, वहाँ पर F0 एंड F1 आर प्रेजेंट देयर, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्सेस में हमने बात तो कर ली, लेकिन यहाँ पर साइटोक्रोम C और यूबिक्विनोन की बात नहीं की कि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं है। सो रिमेंबर दैट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी कॉम्प्लेक्स, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं है या किसी भी कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं है, एंड देट आर साइटोक्रोम C एंड यूबिक्विनोन, ठीक है। इसीलिए यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम क्या कहते हैं कि दे आर फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, दे आर फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। बात करेंगे कि व्हाई दे आर फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर। चले जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, ठीक है। हमने बात की कि यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं लाइक इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर सरफेस, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज inner membrane and that is inner surface between the two membranes, ठीक है, जो हमारे साथ सरफेस मौजूद है। अब होता क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर, दिस वन इज मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन यानी जो आयंस हमारे साथ मौजूद है, H+ आयंस, उनकी क्वांटिटी लो है पहले से। इट्स मीन कि यहाँ पर नेचर क्या है, बेसिक है, ठीक है, बेसिक नेचर है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयंस की मकदार कम है, सो इट्स मीन के pH यहाँ पर क्या है, बेस है। और आउटसाइड यानी इनर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन आयंस की तादाद पहले से ही ज़्यादा है, सो इट्स मीन यहाँ पर क्या है, एसिडिक नेचर है। अब होता क्या है, जैसे ही NAD आती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 पर, तो हमने बात की है कि कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, वो सिर्फ NADH को एक्सेप्ट करेगा। NADH को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं और उसी के साथ यहाँ से पंपिंग होती है हाइड्रोजन आयंस की। अब भी हमने बात की थी कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, इट्स मीन के पंपिंग होगी। पैसिव क्या होगी कि यहाँ हायर से लोअर में आएंगी, लेकिन जब लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगी तो उसके लिए हम पंपिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगी, पंप करेंगी, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट फिर क्या होगा, FADH2 थर्ड में आएगा और वहाँ से क्या होगा, इसी तरीके से हाइड्रोजन आयंस मूव करते जाएंगे टू द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा, ठीक है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा,
ठीक है। अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स के बारे में हमने बात की थी क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू मूव करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आयंस यहाँ आएंगे, ठीक है। इट्स मीन के प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, ओके, यानी डिफरेंस आएगी दोनों में, ओके। दूसरा हमारे साथ क्या है? मोटिव फोर्स है, ठीक है। तो जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, इसी के साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी बनेंगी। रिमेंबर कि यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगी, ठीक है, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगी और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिविटी आएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनेगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे साथ ये चेंज आएगी, ठीक है। और दूसरी हमने बात की थी पीएच की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? पीएच बेसिक हुआ और बाहर क्या हुआ? एसिडिक हुआ। इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट और पीएच के डिफरेंस पर और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इसी के बेस पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स आती है, ठीक है, जिसके ज़रिए से क्या होगा हमारे साथ? पीटर मिशेल ने ये बात की थी। पीटर मिशेल ने, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसी के थ्रू एटीपी की जनरेशन होती है या एटीपी की सिंथेसिस होती है। सो आते हैं अपने एनाटॉमी की तरफ के इसके मैकेनिज्म क्या होगी, एनाटॉमी क्या होगी। सो हियर वी हैव आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये वाला इनर मेम्ब्रेन। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4 एंड 5। कॉम्प्लेक्स 1 में हमने बात की थी कि 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद हैं एंड दैट इज FMN एंड आयरन सल्फर, ठीक है। अब यहाँ पर NaDH2 एक्सेप्ट सिर्फ यही NaDH2 करेगा, FADH2 को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। NaDH2 आ गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई क्योंकि इसके लिए एंजाइम मौजूद थी NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऊपर। लेकिन इसने क्या किया है? यहाँ से इसके साथ साथ ही इसने 4 हाइड्रोजन आयंस को भी ले गया अपने साथ, ठीक है, पंप कर लिया। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, पंपिंग भी हुई, साथ में 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर आ गई। रिमेंबर दैट, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ? FMN ने इलेक्ट्रॉन कैरी कर ली, उसके बाद इसने FeS यानी आयरन सल्फर को दे दी। यहाँ पर यूबिक्विनोन का काम क्या है? हमने बात की थी कि फ्लोटिंग है ना। अब फ्लोटिंग इसलिए है क्योंकि इस और थर्ड वन एंड थर्ड वन, इसमें गैप मौजूद है, जो गैप किसने लाई हुई है? 2 कॉम्प्लेक्स ने लाई है। अब 2 कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकता क्योंकि इसने अपना मैकेनिज्म करना है FADH2 के लिए। तो इसके लिए क्या होता है? यूबिक्विनोन मूव करता रहता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम दैट। यूबिक्विनोन को जब पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये किस तरफ मूव करता है? इस तरफ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा लेता है और यहाँ ले आता है साइटोक्रोम B के पास, यानी कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम B के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आती है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है FeS के पास और इसी तरह FeS से यानी आयरन सल्फर से साइटोक्रोम C के पास। अब यहाँ पर साइटोक्रोम C के पास ये इलेक्ट्रॉन जाती हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 में भी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ से भी 4 हाइड्रोजन आयंस क्या करती हैं? पंप हो जाती हैं। 4 हाइड्रोजन आयंस पंप हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है? यही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C उठा लेता है और यहाँ पर दे देता है कॉपर A को, ठीक है। हमने बात की थी कि 2 कॉपर एटम्स भी मौजूद होते हैं। कॉपर A क्या करता है? साइटोक्रोम A एंड अगेन साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर B को दे देता है, ठीक है। अब कॉपर B क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज देता है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा? यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होता है जो इन लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक MCQs बनता है कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज व्हाट? सो दिस वन इज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
वो क्या है, ऑक्सीजन है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब क्या होता है, यहाँ पर तो वैसे भी हाइड्रोजन आयंस मौजूद होती हैं पहले से, अब इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी आ जाती हैं, और इलेक्ट्रॉन जब आ जाती हैं तो वो 2 हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ मिला देती हैं और यहाँ से एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम वाटर कहते हैं, एंड दिस वाटर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। अब होता क्या है, ये 2 हाइड्रोजन आयंस तो इसके साथ मिल गई हैं, एवरी ट्रांसपोर्टेशन में या पंपिंग में क्या हो रही थी, 4 हाइड्रोजन जा रही थी, 4 हाइड्रोजन आयन, लेकिन यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन यूज हुई तो क्या जाएंगी, फिर 2 हाइड्रोजन आयंस आएंगी। क्या आएंगी, 2 हाइड्रोजन आयंस, रिमेंबर, ठीक है। ये एक साइकिल हुआ। एक साइकिल में हमने क्या बात की कि NADH2 आता है, NAD बनता है, 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर जाती हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर भी पंप करती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में 2 हाइड्रोजन आयन बिकॉज ऑफ व्हाट, कि यहाँ पर वाटर बन रही है। अब आते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, FADH2 के ऊपर। FADH2 क्या करता है, एक सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था जिसने हमने क्रिब्स साइकिल में भी बात की थी सॉरी, जो कि हमने क्रिब्स साइकिल में भी बात की थी, और वही हाइड्रोजन आयन वही सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए FMN क्या है, ये थोड़ा सा इनसाइड द मैट्रिक्स गया हुआ है, क्योंकि मैट्रिक्स सी में क्रेब्स साइकिल होता है, इसलिए आप अगर इस कम्प्लेक्स को देख लें तो ये थोड़ा सा एम्बेड हुआ है यहाँ पर मैट्रिक्स में, और ये क्या है, ये इनर सरफेस में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये SDH यानी सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, FADH2 से AD निकाल लेता है और दोबारा ये यही काम करता है, लेकिन यहाँ से जो हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिर वापस यूबिक्विनोन को देंगे। अब यूबिक्विनोन को जब पता चल जाता है कि भैया के पास भी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये यहाँ पर मूव कर लेता है और इससे क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। अब बेस यहाँ पर भी इसी तरह हुआ, एंड दैट मैकेनिज्म अगेन क्या होगा कि यहाँ से भी 4 हाइड्रोजन आयंस जाएंगे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। आफ्टर दैट यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और अगेन क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आयंस जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से भी क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आयंस गए, यहाँ से भी 4 हाइड्रोजन आयंस चली गई हैं, ठीक है। अब होता क्या है, सॉरी यहाँ से नहीं जाती, ठीक है, यहाँ से नहीं जा सकती, ठीक है, ओके। 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से क्या हो गई हैं, आउटसाइड पे चली गई हैं, थर्ड कम्प्लेक्स में चली जाती हैं, थर्ड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, 4 में आ जाती हैं, और 4 से अगेन क्या होता है, वही प्रोसेस होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाती हैं और 2 वापस चली जाती हैं, लाइक दैट, 2 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से पंप कर जाती हैं। तो देख लें अब यहाँ पर नीचे से वैसे भी कम था बेचारे के पास, और भी हाइड्रोजन आयंस बाहर पंप हो गए हैं, तो अब क्या होता है, बाहर रुझान ज़्यादा हो जाती है हाइड्रोजन आयंस की, और जब हाइड्रोजन आयंस बाहर ज़्यादा हो जाती हैं तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वापस आना है, ठीक है। और जब वापस ये आएंगे तो कहाँ पर आएंगे, F कम्प्लेक्स 5 पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन आयंस ने क्या करना है, यहाँ से इनसाइड द कम्प्लेक्स 5 पर आना है, जहाँ पर ATP सिंथेटेज होगा, और ATP सिंथेटेज में F0 क्या करेगा, इसको रास्ता देगा, और F1 यहाँ पर ATP सिंथेटेज एंजाइम मौजूद होगा, जिसके ज़रिए से ATP सिंथेटेज एंजाइम इज़ प्रेजेंट हेयर, एंड दैट ATP सिंथेटेज क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन आयंस आएंगी और वो ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाएगी और ATP बनाएंगी, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आयन के साथ, न कम न ज़्यादा, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, ये पीटर मिशेल ने कहा था कि 4 हाइड्रोजन आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 ATP को बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन आयन लाजमी है, ठीक है, ये ज़रूरत है उसकी। अब बात करते हैं कि NADH2 और FADH2 कितने ATP बना रहे हैं, ठीक है। सो लाइक यहाँ पर हमने बात की कि 1 NADH कितने हाइड्रोजन आयंस को ले रहा है, ठीक है, 4, 8 एंड 2, 10 हाइड्रोजन आयंस को पंप कर रहा है। जब एक NADH के लिए साइकिल चल रही है, फॉर एग्जांपल एक लाइन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है एक NADH के लिए, तो वो 10 हाइड्रोजन आयंस को पंप कर रहा है, ठीक है, आउटसाइड, ओके। तो दूसरा क्या है हमारे साथ, FADH2 है, तो FADH2 यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये तो इससे कट गया, यहाँ से शुरू हुआ है, तो 4 एंड प्लस 2 6 हाइड्रोजन आयंस को ये पंप कर रहा है। कितने हाइड्रोजन आयंस को, जस्ट 6 हाइड्रोजन आयंस को ये
पंप कर रहा है, सो इसलिए हम इसके साथ क्या लिखते हैं कि 6 हाइड्रोजन आयंस पंप हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीटर मिशेल ने कहा था कि 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन आयन एक एटीपी बनाएंगे। तो NADH से, एक NADH से हमारे साथ कितने एटीपी बनेंगे देख लें। अब एक NADH रिस्पॉन्सिबल है 10 हाइड्रोजन आयंस के लिए जिसने पंप किया हुआ है, और 4 हाइड्रोजन आयन एक एटीपी बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन आयन अगेन 1 एटीपी एंड अगेन 2 हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, तो वो हाफ एटीपी बनाएंगे, ठीक है। तो हाफ एटीपी किसकी हो गई, शाबाश, हाफ एटीपी NADH की हो गई, ठीक है। अब FADH2 का नंबर है, तो उसके साथ भी 4 हाइड्रोजन आयंस पंप हुए थे और 2 हाइड्रोजन आयन पंप हुए थे। अब 4 हाइड्रोजन आयन से एक ही एटीपी बना और 2 हाइड्रोजन आयन से 0.5 यानी आधा एटीपी बना। अब दोनों को जब हमने ऐड किया तो 4 एटीपी बन गए। इट्स मीन कि एक NADH और एक FADH2 हमारे साथ 4 एटीपी बनाते हैं। एक NADH2 और एक FADH2 4 एटीपी बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा वापस आते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे साथ एक ही NADH2 बना था, ठीक है, सॉरी एक ही साइकिल हुई थी, तो उसमें 2 एटीपी बने थे, ठीक है। लिंक रिएक्शन में 2 साइकिल हुई थी और वहाँ पर कोई भी एटीपी नहीं बना था। क्रिप्स साइकिल में भी क्या हुआ था, 2 साइकिल चले थे क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम A2 थे और वहाँ पर 2 एटीपी बने थे, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनी थी, 2 NADH बनी थी। कितने, 2 NADH बनी थी। लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH बनी थी। क्रिप्स साइकिल में 6 NADH बनी है, ठीक है। अब क्या होता है, 2 FADH2 क्या कहाँ पर बनी थी, वो भी क्रिप्स साइकिल में बनी थी। अगर 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में बनती हैं तो इट्स मीन के क्या करेगा, 2 3s are 6 एटीपी ये बनाएंगी, क्योंकि हमने बात की थी कि क्या होगा, 2 NADH क्या करेगा, वो 6 एटीपी बनाएगा। इसी तरह 2 NADH अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी लिंक रिएक्शन में जो 2 NADH आए हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी 6 एटीपी बनाते हैं। इसी तरह 6 NADH हैं, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 18 एटीपी। इसी के साथ 2 FADH2, सो इट्स मीन के 2 2s are 4 एंड इट्स 1 बिकम 4 एटीपी, ठीक है। तो 6 2s are 12 एंड 8, 12 और 8 कितना हो गया, 20 एंड 34 एटीपी आपके साथ कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाता है। कितना बनाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये कभी कभी 32 भी होता है, 34 भी होता है, क्योंकि जो NADH ग्लाइकोलाइसिस में बनी है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में है, कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए इसके लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, तो 2 एटीपी वहाँ पर यूज़ हो जाते हैं। तो हम बाज़ बुक्स में 32 या 34 की बात करते हैं। तो 32 कब होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH बने हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होंगे तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो उस टाइम 2 एटीपी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलें थोड़ी सी बात करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन एज अ होल की, कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बनी थी। पायरुवेट को कन्वर्ट होने में, यानी पायरुवेट से लिंक रिएक्शन में कोई एटीपी नहीं बनी थी, जस्ट NADH बनी थी, ठीक है। उससे एसिटाइल कोएंजाइम A से क्रिप्स साइकिल तक जाएं तो 2 एटीपी बनी थी, ठीक है, 2 एटीपी बनी थी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 से 34 एटीपी बनते हैं। तो टोटल आपके साथ एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में, जिससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, ठीक है, उसकी कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होती है, तो क्या होता है आपके साथ 32 प्लस 2 34 प्लस 2 36 या 38 एटीपी बनती हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दैट कि ग्लाइकोलाइसिस से एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कंप्लीटली ऑक्सीडेशन से आपके साथ 38 to 36 एटीपी बनती हैं। किस तरह बनती हैं हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, और अगर आप समझ चुके हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। एंड द लास्ट में अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा एहतराम करें, अपने टीचर्स का बहुत ज़्यादा एहतराम करें। जिस जगह पर आप तालीम हासिल करते हैं तो उस जगह का भी एहतराम करें, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है जो कि अदब के बग़ैर हासिल नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।